तो व्हाइट शेड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर स्वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, तो इस एपिसोड में मेन कैरेक्टर जो है वो स्वांग फैमिली से ही होने वाले हैं। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि स्वांग फैमिली जो कि एक छोटे से शांसी विलेज के अंदर होती है, लेकिन ये फैमिली जो है ये 9 ग्रेड फैमिलीज की तरह ही काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, जो कि पिछले 100 साल से यहाँ पर अपनी प्रेस्टीज बनाकर खड़ी है। और यहाँ पर इसके अंदर भी एक बहुत ही महान हीरो हुआ करते थे, जो कि हमारे हीरो जो है उनके ग्रैंडफादर थे। तो इसी के साथ अब यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को दिखाते हैं, जो कि इस फैमिली के फिलहाल के पैट्रियार्च हैं। वो बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उनकी सॉन्ग फैमिली के बच्चे जो होते हैं वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो शांसी के अंदर सॉन्ग फैमिली काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फैमिली है, जहां पर 3 बड़ी फैमिलीज हैं। उन तीनों बड़ी फैमिलीज में से सॉन्ग फैमिली का भी एक नाम है। तो इसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग बूजियोंग जो होते हैं वहां पर सामने खड़े होते हैं और सभी लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हालांकि जहां पर इस फैमिली के अंदर मार्शल मास्टर्स की कमी नहीं है, जितने भी नए राइजिंग स्टार्स हैं, जितने भी इनके डिसाइपल्स हैं, वो सारी की सारी बेहतर तलवारबाज हैं और उन्हें यहाँ पर इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग फैमिली की जो पैट्रियार्च मास्टर बूजियोंग है, उन्हें यहाँ पर एक बात की परेशानी है और वो परेशानी उन्हें काफी ज्यादा तंग कर रही है। वो है उनकी फैमिली का, यानी कि उनका अपना दूसरा बेटा। उनके 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा जो है वो तो एक काफी अच्छा मार्शल मास्टर है, लेकिन उनका दूसरा बेटा सॉन्ग बेक जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन और तलवारबाजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। तो वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो फादर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर भी ठीक से नहीं कर पाते। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तो वो आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैड मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इन सभी की तरह कैसे कर सकता हूँ, ये सभी लोग मुझसे बड़े हैं और मैं यहाँ पर ये ठीक से नहीं कर पा रहा। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के एक बच्चे हो। सॉन्ग फैमिली जो कि मार्शल मास्टर्स की एक फैमिली है, क्या तुम्हें अपने एक दादाजी के कारनामे याद नहीं है? तुम्हें ये करना ही होगा। जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर मैनर मास्टर इस बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादती कर रहे हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो 7 साल का, और 7 साल के बच्चे के ऊपर इस तरह से जोर डालना ठीक नहीं है। जबकि उनमें से एक कहता है, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ देखो जरा, तुम यहाँ पर सॉन्ग जोंग की तरफ देखो, सॉन्ग जोंग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि वो इससे सिर्फ 3 साल बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर कितने अच्छे से अपनी फैमिली की तलवारबाजी की टेक्निक को भी सीख चुका है। और जब भी वो अपनी तलवार को घुमाता है तो पता चलता है कि एक मार्शल मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो उनमें से एक कहता है कि इसने लड़के ने यहाँ पर यंग एज में ही अपनी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली की 4 एम्बलम्स आर्ट को मास्टर कर लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लड़का यहाँ पर हमारे 3 क्लासिक्स मिलिट्री टैक्टिक्स को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लेगा और उसके बाद हमारी जो टेक्निक है उससे अपने फादर की तरह ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस कुछ और सालों की मेहनत के बाद ये लड़का हमारी फैमिली का सक्सेसर बन जाएगा और यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की जगह ले लेगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड सन की तरफ देखो, वो बेचारा वो तो यहाँ पर ठीक से तलवार भी नहीं उठा पाता। लगता है कि कुछ और सालों के बाद वो भी यहाँ पर इन बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देगा। लेकिन साथ ही डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर अगर पैट्रियार्च इसी तरह उस बच्चे के ऊपर चिल्लाते रहे, यानी सेकंड सन के ऊपर चिल्लाते रहे, तो फिर यहाँ पर तुम्हें पता है ना कौन आने वाला है और यहाँ पर वो भी उससे नहीं बच पाएंगे। तो हमारा बेचारा जो बेक होता है वो वहां पर तो उनके सामने कांप रहा था, क्योंकि फादर वहां पर गुस्से के साथ उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर अपने स्टैंस को सीधा करो। और साथ ही उसे कहता है कि बस भी करो, यहाँ पर जैसे कहता हूं वैसे करो। लेकिन साथ ही पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। एक मैडम पीछे से निकल कर आती है और कहते हैं कि बस भी करो, तुम ये कर क्या रहे हो। तो फादर जैसे वहां पर पीछे उस लेडी की तरफ देखते हैं तो वो गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो इसी के साथ ही फादर डर जाते हैं। तो ये फादर यहाँ पर इस औरत से डर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ वाइफ है। तो वो यहाँ पर उसे गुस्से से घूर कर देख रही होती है, जिसकी वजह से फादर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जबकि हमारा बेक जो होता है भागता हुआ अपनी मॉम के साथ जाकर लिपट जाता है। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अगर तुम इसी तरह इस लड़के को यहाँ पर अपने साथ लिपटा कर रखती रही और बार बार इसे बचाने के लिए आती रही, तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा मार्शल मास्टर बन पाएगा। जबकि इसी के साथ ही मैडम फिर से गुस्से के साथ घूर कर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि बेखा अभी सिर्फ 7 साल का है, आज तुम यहाँ पर मेरे 7 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये भी यहाँ पर योंग की तरह एक बेहतर मार्शल मास्टर बन जाएगा? लेकिन उसकी तरह जब बड़ा होगा तभी तो यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बन पाएगा। ये बेचारा यहाँ पर दिन की दोपहर की गर्मी में इस तरह यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? और ऊपर से तुम इसके ऊपर शोर मचाते हो। फादर उसे कहता है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत है। 7 साल की उम्र में मैंने भी सीखना स्टार्ट किया था, मेरे फादर ने मुझे 7 साल की उम्र में सिखाना स्टार्ट किया था। तो वो उसे कहते तो क्या तुम भी यहाँ पर अपने बाप की तरह ही इसके साथ ट्रीट करना चाहते हो? वहां पर योंग है ना, वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, क्या तुम्हें यहाँ पर दूसरे बेटे को भी लाजमी एक मार्शल मास्टर बनाना है? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे दूसरे बेटे यानी मेरे छोटे बेटे बेक को भी यहाँ पर बड़े बेटे जैसा कर दो। जरा उसकी तरफ देखो भी जा, उसकी माँ यहाँ पर आकर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस किए जा रहा है। वो अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है, हालांकि उसे यहाँ पर अपनी माँ की तरफ देखना चाहिए। तुमने मेरे इतने प्यारे बच्चे को देखो एक मार्शल मास्टर बना दिया, बिल्कुल एक रोबोट की तरह बना दिया, जो कि हर वक्त सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता है। तो इसी के साथ ही हमारा बेक योंग जो होता है अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है और अपनी माँ की तरफ देखता है कि उसकी माँ और फादर दोनों वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि लो फिर से यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, मेरा छोटा भाई जो वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता, जिस पर माँ और बाबा आपस में झगड़ते रहते
रहते हैं। जबकि हमारा योंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और इस बात के वो बिल्कुल पछतावा नहीं होता कि वो यहाँ पर वैसा क्यों नहीं है जैसा कि हमारा छोटा भाई बेक है। वो यहाँ पर एक केयर फ्री जिंदगी गुजारना चाहता है, जबकि बड़ा भाई जो है वो यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। तो इनकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन रात के वक्त का सीन दिखाता है कि अब यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है। रात के वक्त बारिश हो रही होती है, बिजलियां चमक रही होती है। फादर जो होते हैं अपने रूम के अंदर होते हैं, वहां पर सोच रहे होते हैं कि अचानक से आज यहाँ पर बारिश क्यों शुरू हो गई और साथ ही यहाँ पर तूफान आ रहा है। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। और साथ ही वो कहता है अगर इस तरह बारिश होती रही तो कल की ट्रेनिंग तो कैंसिल करनी पड़ेगी, कल बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को ट्रेनिंग के बारे में हर वक्त बताता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद भी यहाँ पर ट्रेनिंग से दूर भागता हूँ। मुझे लगता है काफी अरसे से मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं की। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर रखी हुई अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हैं। तो उनकी स्वॉर्ड का नाम होता है व्हाइट जेड स्वॉर्ड और यही स्वॉर्ड जो है इस कहानी की मेन बेस बनने वाली है। तो वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने अरसे से इस तलवार के साथ प्रैक्टिस नहीं की, मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनली मुझे फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं भी यहाँ पर अपने जितने मेरे स्किल्स हैं सभी को पॉलिश कर सकूं। तो वो अपनी जेड व्हाइट्स को उठाते हैं और इसी के साथ ही वहां पर उठाने के बाद उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर सोंग जो है वो खुद एक बहुत ही कमाल के मास्टर है। वो कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मास्टर है, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर उनकी फैमिली अभी तक बाकी की सभी फैमिली में रिकॉग्नाइज होती है। तो वो अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही वो तलवार को उठाते हैं तो व्हाइट जेड स्वॉर्ड जो होती है उसके अंदर से व्हाइट कलर का ऑरा निकल रहा होता है, इसी वजह से व्हाइट जेड स्वॉर्ड कहा जाता है और एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। तो उसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे होता है। इसी के साथ ही हमारा सोंग शोंग जो होता है उनके पास आता है। वो बाहर से आकर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने फादर को वहां पर देख रहा होता है कि उसके फादर किस तरह से वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसे वहां पर कुछ एनलाइटमेंट मिलती है कि फादर उसके कितने अच्छे हैं इस तलवारबाजी की आर्ट में और कभी वो भी यहाँ पर अपने फादर की तरह ही बेहतर हो जाएगा, अपने फादर की तरह ही वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो अपने फादर को देखने के बाद वहीं पर खड़ा होता है। तो फादर अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद से कहता है कि योंग तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो मां योंग अपने फादर से कहता है कि फादर असल में यहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स हैं वो आपको ढूंढ रहे थे, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए आऊँ कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं लेकिन इतनी रात के वक्त तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मां योंग उनसे कहता है कि असल में दरवाजे के ऊपर एक बूढ़ी औरत आई है, वो कह रही है कि उसे यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह चाहिए, इसी वजह से वो कह रही है कि वो अंदर आना चाहती है, जिसकी वजह से गार्ड चाहते थे कि वो आपसे पहले इजाजत ले लें। तो वो कहता है इतनी रात के वक्त यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत क्यों आएगी और इतनी रात के वक्त बारिश में यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का क्या काम है। तो वो उसे कहता है कि फादर मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उस औरत को जरूरत होगी, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। तो क्या आप यहाँ पर उसको अंदर आने देंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसे इस तरह से अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो फादर उसे कहता है कि मैं खुद वहां पर जाता हूँ, जाकर देखता हूँ सिचुएशन क्या है। अगर तो औरत को वाकई में यहाँ पर अंदर आने की जरूरत है और यहाँ पर उसे अंदर आने देना चाहिए तो फिर मैं उसे अंदर आने दूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर सोंग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि वो दरवाजे के ऊपर जा सके, लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे योंग से पूछते हैं कि योंग बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तो वो यहाँ पर उससे एक सवाल पूछते हैं अपनी कल्टीवेशन के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर उनका बेटा उनकी कल्टीवेशन आर्ट के बारे में क्या कुछ जानता है और वो बुढ़ी औरत दरवाजे के ऊपर जो आई है वो कौन है, जिसकी वजह से अब इनकी किस्मत बदलने वाली है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यार वो बुढ़ी औरत कौन है और क्या करने के लिए आई है।